हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया है, जिसमें पहले लेक्चर में देखा था कि ग्राफ का एक्चुअल नेचर कैसा होता है, जिसमें हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, उसके बाद में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड देन वेरियस केसेस में कैसे ग्राफ का नेचर होता है ये ऑब्जर्व किया था। फिर कल के लेक्चर में ग्राफ का डेटा एनालाइज करके कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जहां पे हम देख रहे थे कि अगर हमें पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उसका अगर स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगा, एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप लेंगे तो काहीच नहीं भेटणार। अगर एरिया लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कब डिफरेंस आएगा, वेरी गुड, ठीक है। निगेटिव में अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्राफ हम देख रहे थे उसमें हमने स्लोप की बात की थी। तो देखो बेसिकली सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड यहाँ पे कोई भी एक लाइन आपको दी है, तो इस लाइन का जब भी हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम कैलकुलेट क्या करते हैं, उसका टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ग्राफ का नेचर इस तरह से है, इस तरह से मतलब क्या है कि अगर गिवन एंगल 0 से बड़ा है बट 90 से लेस है, तो उस केस में जो भी स्लोप आता है वो पॉजिटिव आता है, असं का कारण बघा tan 30 तो डोको फोड़ूंगी मैं, दगड़ पर नहीं देखा था। tan 30 कितना है आर्या, कोमल, आरती 1/2 बर, कसं पास केलं तुम्हाला 10th मध्ये, 1/√3 कितना है 1/√3, कौन सा 1/√3 प्लस या माइनस, देन tan 45 कितना है 1, tan 60 कितना है √3, ये सारे क्या है पॉजिटिव है। इसलिए अगर एंगल हमें गिवन लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा दिया है तो हर बार स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वहीं पे अगर ग्राफ हमें जो दिया जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ग्राफ इस तरह से दिया है, अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो आपकी केस में जो थीटा देखेंगे वो 90 से बड़ा है एंड 180 से छोटा है, तो इस केस में जो भी tan थीटा की वैल्यू आती है वो आती है निगेटिव। इसलिए इस टाइप के ग्राफ का स्लोप भी क्या होगा, इसलिए हम इस तरह के ग्राफ को पहले भी बोल चुके हैं, क्या बोल चुके हैं इसको, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, ठीक है। एंड अगर आपको ग्राफ इस तरह से दिया है, इसका स्लोप कितना होगा, हाँ नहीं किती असेल, थीटा कितना है यहाँ पे 90 है ना एक्स एक्सिस सोबत, तो tan 90 इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर इस तरह का ग्राफ देंगे और बोला जाएगा कि y एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है एंड x एक्सिस के ऊपर टाइम है, इसका मतलब यहां तक कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था, एंड इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कितना बन गया, असं कुठं होतं, होतं कसं कधी, होतच नाही। तो ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ग्राफ नहीं है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम देंगे, यहाँ तक वेलोसिटी 0 है एंड इस टाइम पे आने के बाद वेलोसिटी सडनली इन्फिनिटी बन गई, ये भी पॉसिबल है क्या, त्यामुळं आपल्या डिस्कशनमध्ये असा ग्राफ तिथं ॲप्लिकेबल नसतो, प्रॅक्टिकली पॉसिबल नसतो, ठीक है। एंड अगर ग्राफ का नेचर आपको इस तरह से दिया है तो का इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा बन गया 0, tan 0 कितना है 0, इसका मतलब स्लोप भी कितना होगा 0 होगा, एंड 0 स्लोप इसका मतलब y के अलॉन्ग जो भी क्वांटिटी अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है तो एक्सेलरेशन या लिहून
मनमत हो गया कि लिख के? मनमत चलो फिनिश्ड। अब इसमें कुछ केस आती है जिसको बोला जाता है कि इम्पॉसिबल ग्राफ है। अब इम्पॉसिबल ग्राफ मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो जैसे कि आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन दी है या फिर पैराबोला ओपन अपवर्ड दिया है या फिर पैराबोला ओपन डाउनवर्ड दिया है, इस तरह के नेचर में सारी केसेस पॉसिबल होती है। लेकिन अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जा रहा है और ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? क्या बोलो, क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है ना, तो नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि सपोज हमें कोई भी एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा और उस टाइम इंटरवल में बॉडी की पोझिशन फाइंड करनी आहे, तो आपल्याला एकाच टाइमला बॉडीच्या दोन दोन पोझिशन सापडतात, असं शक्य आहे का? एक टाइम पे बॉडी एक ही पोजीशन पे हो सकती है, यहाँ पे दो दो पोजीशन आ रही है, मतलब ये बन गया इम्पॉसिबल ग्राफ। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ का नेचर इस तरह से, इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टन्स, पण डिस्टन्स कधी कमी होतं का? डिस्टन्स कधी निगेटिव्ह असतं का? तो इस ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस बोला है तो इसका मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये क्या है? इम्पॉसिबल ग्राफ। अगेन आपको अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और वहां पे इस तरह का ग्राफ दिया है और ये बोला है कि वेलोसिटी नहीं ये स्पीड है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है का? टाइम के साथ स्पीड कम हो सकती है क्या? हो सकती है, रेस्ट लाई होती है ना बॉडी में, कमी होती है, म्हणजे ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? आहे। बट अगर सेम ग्राफ को अगर निगेटिव एक्सिस के अलोंग लेके जाएंगे तो ये निगेटिव स्पीड नहीं होती है, मतलब ये क्या बन गया? इम्पॉसिबल ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है जहां पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है इम्पॉसिबल ग्राफ से। एंड एट द एंड कभी कभी क्या होता है, ग्राफ में जो हम स्टैंडर्ड केस मेंटेन कर रहे थे जिसमें हर बार एक्स एक्सिस के अलग हम टाइम को कंसीडर करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो टाइम को चेंज करके दे सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, ठीक है, तो एक ही स्पेशल केस है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ग्राफ का नेचर इस तरह से है तो इस ग्राफ का जब हम स्लोप लेंगे tan थीटा, तो क्या होगा? स्लोप इक्वल टू बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे अपोजिट कौन आएगा एंड एडजेसेंट कौन होगा? तो ये बन गया v बाई एक्स, एंड इसी v बाई एक्स को हम dv बाई डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। बट एक्सेलरेशन जो होता है जिसको हम dv अपॉन dt लिखते हैं, अगर मैंने इसको dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? देखो ये dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, या दोन्हीमध्ये काय चेंज आहे बघा? काय केलं? फक्त आपण dx आणि dt यांच्या पोझिशनची इंटरचेंज केल्या। तो इस केस में जो dx बाई dt है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला होता है दैट इज v इंटू dv बाई dx। तो सेम अरेंजमेंट हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी कौन है? dv बाई dx, तो अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? इसको हमने एक्सेलरेशन बोला है, ये वेलोसिटी इधर डिवीजन में गई तो ये बनता है tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन v। कळालं? म्हणजे पोझिशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिला, स्लोप दिलाय आणि त्यावरून आपल्याला एक्सेलरेशन काढायचं असेल तर आपण ही अरेंजमेंट यूज करू शकतो।
चलो हो गया. बस ग्राफ्स रिलेटेड इतना ही पार्ट आहे. आज दुपारी आपल्याला ग्राफची जी काही कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन नंबर 6 है ती कंप्लीट करायची. ठीक है. अब इसी सीक्वेंस के और कुछ प्रॉब्लम आते हैं जिसको ड्रंकार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं. ड्रंकार्ड फॉल प्रॉब्लम मतलब ड्रंकार्ड होता है. ड्रंकार्ड मतलब वाजवतो तो गारुडी असतो. ड्रंकार्ड का मतलब क्या होता है? नहीं माहिती? आर्या नहीं माहिती? ड्रिंक करके जो चलता है वो ड्रंकार्ड. क्या ड्रिंक करके? आता पानी तो ड्रिंक करून चालणार नहीं है ना. 90 180 ठीक है. इस तरह से ड्रंकार्ड प्रॉब्लम होते हैं. तो उसमें क्या होता है, इस तरह की कंडीशन दी जाती है कि एक रोड है और उस रोड पे माणूस है तो हवेत चाललेला है. हवेत का ड्रंकार्ड है म्हणून. ठीक है. पिऊन चाललेला है. ठीक है. तो उस केस में बोला जाता है आपको कि यहाँ पे इस तरह से 30 मीटर के बाद में एक पीट है, एक खड्डा है, एक नाली है और वो जाके खड्डे में गिरने वाला है. और वो ड्रंकार्ड इसलिए वो क्या करता है, पहले 5 मीटर आगे जाता है, उसके बाद 3 मीटर पीछे आता है. हा नियम आहे त्याचा. 5 मीटर चालायचं, 3 मीटर पाठीमागे यायचं. आणि चालत असताना त्याची जी काही प्रत्येक स्टेप असेल, स्टेप मतलब वेरी गुड, वो 1 मीटर का है. समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जब खड्डे में गिरेगा तब कितनी स्टेप चलेगा, कितनी स्टेप चलने के बाद वो खड्डे में गिरेगा. 5 मीटर आगे जा रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो गिरेगा क्या खड्डे में? यस नो? अरे लईच मी येडे कबाळे भरले सगळेचे सगळे एकत्रित. गुड मॉर्निंग. कळते का मी काय बोलतोय ते? का झोपा नाही झाल्या? तुम्ही बेटा थोडं लेट उठत जा. कळालं ना? 48. व्हेरी गुड. कसं एक्सप्लेन कर. बरोबर आहे. खरंच बरोबर आहे ना. कसं सोडवलं तू? बरोबर बरोबर. असं काही पण नाही करायचं बेटा. कंडीशन क्या है देखो, अब ध्यान ध्यान दो बोर्ड पे. मन मत हंसो नको. वो 5 मीटर आगे जा रहा है, मतलब कितनी स्टेप चला, फिर वापस 3 मीटर आ गया, मतलब कितनी हो गए, तो 8 स्टेप चलने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर. नहीं कड़ा. जहां से निकल रहा है 5 मीटर आगे जा रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, मतलब एक्चुअल में वो कितना चला? 2 मीटर. और वो चलने के लिए कितनी स्टेप लग गई? 8 स्टेप. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से और 2 मीटर चलने के लिए कितने लगेगा? और 2 चलने के लिए, और 2 चलने के लिए, और 2 चलने के लिए, और 2 चलने के लिए. ऐसे कब तक चलता रहेगा? 30 मीटर तक नहीं. ऐसा चलेगा 25 मीटर तक, क्योंकि 25 मीटर के बाद जब वो 5 स्टेप चलेगा गिर जाएगा, वापस कुठून येणार आहे? संपला कार्यक्रम त्याचा. कळालं? म्हणजे आपला जो सिक्वेन्स आहे तो फक्त कुठपर्यंत ॲप्लिकेबल आहे? 25 मीटर तक. क्लियर है? तो इसको 31 ले लो, तो ये कितना बनेगा? 26 बनेगा. तो देखो हर 2 मीटर के लिए 8 स्टेप है. आता कैलकुलेशन व्यवस्थित करा. पहले 2 मीटर के लिए 8 स्टेप है, 4 मीटर के लिए 16, 6 के लिए यार अरे कशा काय एवढी मंद बुद्धी जमा झाली तुम्ही सगळे. हे बघा 2 मीटर चालायला 8 स्टेप लागतात, हे तर क्लियर आहे. पहले 2 मीटर के लिए कितने स्टेप हो गए? 8. नेक्स्ट 2 मीटर के लिए म्हणजे 4 मीटर चालायला 16 स्टेप, 6 मीटरला 24. अरे 8 वाढवावं लागेल ना. अरे बाळांनो 2 स्टेप चालाय, 2 मीटर चालायला 8 स्टेप लागतात. 4 ला किती लागतील? मी चाललो घरी. मला नाही शिकवायचं तुम्हाला. हा हे बघा 2 मीटर के लिए, 4 मीटर के लिए 16, 6 मीटर के लिए, 8 मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए, 12 मीटर के लिए, वेरी गुड, 14 मीटर के लिए. अरे 8चा टेबल म्हणायचा ना येड्या कबाळ्यांनो, सरळ सरळ. हो का? तेच म्हणू लागले.
तो ये कितनी है 26 है, 26/2 मतलब 13, 13 इंटू 8 मतलब, एक काम करो आपण, हे ना हे डिस्टन्स आहे ना 31 नका घेऊ, हे डिस्टन्स आहे ना 19 मीटर घ्या. हां, मग आता किती किती वेळानंतर खड्ड्यात पडणार आहे तो 14 मीटर के बाद में. क्लियर आहे. आता परत तेच नियम, 2 मीटर के लिए 8 स्टेप, 4 मीटर के लिए 16 स्टेप, 6 मीटर के लिए लय मारल बरं बोलून तुम्हाला. 2 मीटर के लिए 8, 4 मीटर के लिए 16, 6 मीटर के लिए 24, 8 मीटर के लिए 32, 10 मीटर के लिए 40, 12 मीटर के लिए 48, 14 मीटर के लिए 56 ना. इसका मतलब जब तक वो यहां पे आएगा उसने 56 स्टेप चला है. कळलं का. अब इसके बाद में कितनी स्टेप चलने के बाद वो गिर जाएगा, 5 मीटर आगे जाएगा मतलब 5 स्टेप चलेगा गिर जाएगा, मतलब 56 + 5 आफ्टर 61 स्टेप ही विल फॉल. कळलं का. काही कळलं नाही तुम्हाला. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है. अभी आपको बोला है कि जो खड्डा है वो 15 मीटर के बाद में, तो अब करो कितनी स्टेप चलने के बाद वो गिर जाएगा. फिर से देखो क्या होगा. आगे जा रहा 5 मीटर, पीछे आ रहा है 3 मीटर, ऐसे वो 15 - 5 मतलब कितने 9 मीटर तक वो जा सकता है, सॉरी 10 मीटर तक. और 10 मीटर के बाद 5 स्टेप चलेगा तो खड्डे में गिर जाएगा. तो 10 मीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम, कितना स्टेप चलना पड़ेगा. देखो 2 मीटर के लिए 8 स्टेप, 4 मीटर के लिए 6 मीटर के लिए 8 मीटर के लिए 10 मीटर के लिए 40, मतलब यहाँ तक आने के लिए उसने कितनी स्टेप चली, एंड आगे 5 स्टेप में गिरने वाला है, मतलब टोटल 45 स्टेप के बाद वो गिर जाएगा खड्डे में. कर लो. नेक्स्ट, एक माकड़ है मंकी, और वो इस पोल के ऊपर चढ़ रहा है, और पोल की हाइट आपको दी है 15 मीटर. मंकी है, पोल के ऊपर जा रहा है, और पोल की हाइट है 15 मीटर. बट हा मंकी काय करतो, वर जातो 3 मीटर, परत घसरतो, खाली पडतो 2 मीटर, वर जातो 2 सेकंडसाठी आणि खाली घसरतो 1 सेकंडसाठी. तो कितने टाइम के बाद वो टॉप पे जाएगा. अभी टाइम दिया है. फिर से कंडीशन क्या होगी, टोटल 15 मीटर है, मतलब जब वो 12 मीटर पे होगा उसके बाद 3 मीटर चल जाएगा, फिर वो टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर घसरेगा नहीं ऊपर से. समझ में आ रहा है. तो इसका मतलब इसके बाद उसको चलने के लिए 2 सेकंड लगने वाले, ये अलग है. लेकिन 12 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो 3 मीटर वर 2 मीटर खाली, म्हणजे 2 + 1 3 सेकंड में कितना जा रहा है 1 मीटर ना. 3 वर गेला, 2 खाली घसरला, किती 1 मीटर, मतलब 3 सेकंड में 1 मीटर. तो हमें कितना चाहिए 12 मीटर. 12 मीटर में कितना टाइम लगेगा 36. एवढे कसे यार, काय बोलाव तुम्हाला आता. चालायला त्याला वेळ किती लागतोय 3 सेकंड. 2 मीटरला शुभम करा कळते का. 3 मीटर के लिए 9, 4 मीटर के लिए 5 के लिए, कहता ना. ऐसे 12 मीटर के लिए 36, मतलब यहाँ तक आने के लिए कितना लगा 36 सेकंड, और ऊपर कितना जाना है उसको 3 मीटर, उसके लिए कितने लग रहे हैं 2 सेकंड. तो 36 + 2 मतलब 38 सेकंड के बाद में वो पोल के ऊपर जाएगा. कहते का. चलो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे.
कि सेम क्वेश्चन है, ड्रंक कार्ड चल रहा है, खड्डे में गिरने वाला है और आपको बोला है कि डिस्टेंस है 21 मीटर और अभी स्टेप नहीं है, आपको बोला है कि वो आगे जाता है फॉर 3 सेकंड और पीछे आता है फॉर 2 सेकंड, तो कितने टाइम के बाद वो खड्डे में गिरने वाला है। फिर से कंडीशन क्या होगी, अगर ये 21 मीटर है, 5 मीटर आगे जाता है, मतलब 16 मीटर के बाद में वो खड्डे में गिरेगा। तो 16 मीटर जाने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, देखो कि 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, मतलब 2 मीटर चल रहा है, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। 2 मीटर के लिए 5, 4 के लिए 10, 6 के लिए 8 के लिए 10 के लिए परत फ्रॉम स्टार्ट। 2 मीटर के लिए 5, 4 मीटर के लिए 10, 6 मीटर के लिए 15, 8 मीटर के लिए, देन 10 मीटर के लिए, 12 मीटर के लिए, 14 के लिए एंड 14 के लिए, 14 के लिए 35, 16 के लिए कड़ा लो, मतलब यहाँ तक आने के लिए उसको लग रहा है 40 सेकंड। उसके बाद में आगे जा रहा है 5 मीटर, कितने टाइम में, इसका मतलब कितने टाइम के बाद खड्डे में गिरेगा, कळलं का? नेसल गळद्या सोडू नका, काय गरज नाही, हे अवघड आहे, तुम्ही तुम्हाला घ्यावं का नाही एवढी लेवल। तो यहाँ पे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, सिर्फ रिलेटिव मोशन अभी पेंडिंग है सेम टॉपिक का, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन छोड़ के बाकी 1D का सिलेबस इतना ही है। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट रिलेटिव मोशन। राइट डाउन रिलेटिव मोशन। देखो ये रिलेटिव मोशन मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है। होता क्या है देखो रिलेटिव मोशन में, कि अब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें हर बार जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन हुआ करता था, नहीं तो ग्राउंड हुआ करता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन स्टडी करेंगे, मतलब हमारा ऑब्जर्वर जाके चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा ऑब्जर्वर, एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता हूं कि आपको बोला है कि एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, एंड ये दोनों बॉडी जो है ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है। जैसे ओरिजिन से ए का डिस्टेंस है एक्स है, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस है एक्स बी। तो अगर हमें ए की पोजीशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। एक्स ए का मतलब क्या हो गया, बोलो, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसी तरह से एक्स बी का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। कहते का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक का स्टैंड है, ये हमने ओरिजिन कंसीडर किया है। अब ओरिजिन से लेके ये फोकस है, ये हमारा पॉइंट ए है एंड मैं खड़ा हूं, ये पॉइंट बी है। तो इस स्टैंड से फोकस का डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, उसकी पोजीशन हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। एंड मेरा डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, मेरी पोजीशन हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अभी मुझे स्टैंड को देखना है या फिर स्टैंड वहीं पे है और मुझे क्या करना है, फोकस को देखना है, समझ में आ रहा है ना, या फिर मुझे मेरी पोजीशन देखनी है और मैं फोकस पे जाके खड़ा हुआ हूं, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे देखते हैं कि अगर मुझे ए को देखना है लेकिन ओरिजिन से नहीं देखना है, कहां से दिखना है, तो ए का डिस्टन्स पहिले जितना था वही रहेगा या चेंज होगा। जसं माझं डिस्टन्स आपण मेजर करतोय स्टँड पासून, नंतर मेजर करतोय भक्ती पासून, तो दोनों केस में सेम होगा या चेंज होगा। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर हमें बोला जाता है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो इसका मतलब एक्स ऑफ ए बी होता है। एक्स ए बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ए को देख रहा है, कौन देख रहा है, बी, तो
तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं XA मायनस XB से. म्हणजे यांच्या दोघांमधलं सेपरेशन पाहिजे आपल्याला, काय घ्यावं लागेल, XA माइनस XB. यहाँ पे देखेंगे XB बड़ा है, XA छोटा है, इसका मतलब XA माइनस XB क्या आएगा, निगेटिव आएगा. वेरी गुड, निगेटिव आ गया. इसका मतलब B से निगेटिव एक्सिस की टूवर्ड्स A बैठा है. समझ में आ रहा है ना. अगर सेम वे हमें चाहिए x ऑफ बी ए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स बी माइनस एक्स ए. इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी को देख रहा है, कौन देख रहा है, ए देख रहा है. समझ में आ रहा है. एंड अभी अगर देखेंगे कि बी को ए देख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बी माइनस एक्स ए करना पड़ेगा. अगर एक्स बी बड़ा था तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बी कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सिस के टूवर्ड्स है, फ्रॉम ए. समझ में आ रहा है ना. मतलब हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करते हैं एंड उसी को रिलेटिव, मतलब अभी ओरिजिन नहीं है, एक दूसरे के रिलेटिव हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं, इसी को रिलेटिव मोशन बोला जाता है. ठीक है. सेम क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है कि ये डिस्टेंस 4 है एंड ये डिस्टेंस 8 है, तो अब मुझे बोलो x की पोजीशन, a की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू b कितनी होगी. अब ये -4 आ गया, इसका मतलब a एंड b में सेपरेशन कितना है, 4 है. माइनस आ गया, मतलब a कहाँ पे खड़ा है, नेगेटिव एक्सिस के टुवर्ड्स. अगर हमें x ऑफ बी ए चाहिए तो ये क्या बनेगा, +4. इसका मतलब b एंड a में सेपरेशन कितना है, 4 ही है. बस कंडीशन क्या हो गई, अब b जो है a से पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग खड़ा है. ठीक है. तो ये होता है रिलेटिव पोजीशन. अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो अगर v ऑफ a भी दी है तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b होगा. अगर वेलोसिटी बी ए दी है तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a होगा. अगर एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ a भी बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b होगा. एक्सेलरेशन बी ए दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a हो गया, खत्म. फक्त एवढंच करायचंय, ए बी असेल a माइनस b. यही करके हम यहाँ पे रिलेटिव को सॉल्व करने वाले. ठीक आहे. चला घ्या लिहून, जर कळालं असेल तर. चलो हो गया लिख के. लहानपणापासून अशीच आहे का रे. चलो करू रफ.